हे गाइस, वेलकम बैक एंड आई एम योर विशाख। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हीट का आगे वाला टॉपिक है, दैट इज लेटेंट हीट एंड रेजुलेशन। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने अब तक देखा कि हीट क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे ही हमने टेम्परेचर और हीट का बीच का डिफरेंस देखा। इवन टेम्परेचर क्या होता है ये भी देखा हम लोगों ने, उसका इफेक्ट्स क्या होता है ऑब्जेक्ट पे ये भी देखा हम लोग ने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां पे हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो आज का जो टॉपिक जैसे मैंने पहले बताया हीट का जो लेसन है, इसका आज का टॉपिक क्या है, लेटेंट हीट एंड रेजुलेशन। तो चलो देखते हैं कि लेटेंट हीट एंड रेजुलेशन क्या होता है। एंड मैं चालू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जब हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे अभी लेटेंट हीट का, आपको एक बात दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ही मैं वो काम जो भी मुझे प्रोसेस करना है वो करूंगा मैं। तो चलो देखते हैं क्या है लेटेंट हीट एंड रेजुलेशन, चालू करते हैं। तो अभी का एक्सपेरिमेंट जो हमारा है तो लेटेंट हीट पे, तो जो एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया जाएगा। बट बेसिकली मुझे यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने पहले बताया वो चीज़ मुझे क्लियर करनी है कि यहाँ से आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में किस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एंड क्या क्या हमें नया नया चीज़ देखने को मिलती है, क्यों लेटेंट हीट बोला गया है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। मैं एक शॉर्ट डिस्कशन करना चाहता हूँ लेटेंट हीट पे। लेटेंट हीट बेसिकली दोस्तों एक्चुअली एक ऐसा टाइप ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब या फिर डिस्चार्ज किया रहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, इसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिन्हों मतलब जिनसे हम लोग को एनर्जी ट्रांसफर करने को मिलती है। अभी ऑफकोर्स मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करते आफ्टर कोलिजन, इसीलिए उनको काइनेटिक एनर्जी बोला गया, कहा हीट एनर्जी को। हीट एनर्जी का डेफिनेशन हमने अगर गौर से देखा तो वो क्या बोलते हैं उन लोग, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कंटेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रेजेंट रहती है, कि वो हमेशा कोलाइड करते हैं। कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे हुआ जाता है, बाय वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन करने का मेन जो तरीका है वो है मॉलिक्यूल्स मेरे। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट भी कुछ इसी तरह से रहेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ का मैंने एक लेबल दिया है, ये डायग्राम जब बना है। एंड यही आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स या फिर कोई जब हमारा मेन एग्जाम्स रहता है जैसे प्रीलिम्स हो, सेमेस्टर्स हो, कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको अगर जब बोला जाए कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी, अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट के अगर भी आपको बोला गया है तो फिर आप सब चीज़ों को नीटली लेबल करके बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया। एंड सबसे मेन बात, यहाँ पे मैंने हर चीज़ को बताया, जैसे कि स्टैंड बताया मैंने, बर्नर बताया, फिर स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया। बर्नर ये वाला चीज़ होता है नॉर्मली। एक्चुअली आप लेबोरेटरी में अगर जाओगे, जब आप 11वीं 12वीं अगर साइंस लिया तो आपको लेबोरेटरी में अगर प्रवेश मिला तो आपको बर्नर दिखाई देगा, कुछ इसी तरह से रहता है वो। एंड आइसबर्ग्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा आइस एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो भी इसी पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि ये जो बीकर के अंदर है हमारा वो पूरा आइसबर्ग्स है। आइसबर्ग्स मतलब दे आर नथिंग बट आइस क्यूब्स। एंड बीकर, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हो लेकिन अब बीकर इज मोर प्रिवेलेंट, कॉनिकल फ्लास्क भी बहुत सारा है। एंड थर्मोमीटर यहाँ पे जो है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब इंटरसेक्टेड विद द आइसबर्ग्स, मतलब वो टोटली सबमर्ज्ड हो चुका है। मतलब जिसका आइसबर्ग्स का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी डिटेक्ट होता रहेगा टेम्परेचर पे, हमारे थर्मोमीटर जो डिटेक्शन करता है। एंड ये थर्मोमीटर में अभी आपने एक रेड मार्क देखा भी रहेगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट में बोला क्या जा रहा है कि फ्रॉम स्टार्टिंग जब हम लोग ने अगर फ्लेम को ऑन नहीं किया तो आइसबर्ग्स आर नॉर्मली एट हैविंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलो उस मान लेते हैं कि बहुत सारे आइसबर्ग्स के कारण बीकर का जो टेम्परेचर है वो भी जीरो से थोड़ा कम है, मतलब माइनस कुछ 3 या 4 5 डिग्री सेल्सियस कुछ तो रहेगा टेम्परेचर। वेन माई बर्नर इज ऑन, मतलब जब मैं उसको फ्लेम प्रोवाइड करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अभी यहाँ पे मुझे कांस्टेंट एक ही टाइप में फ्लेम ऑन करना है, ना उसको बढ़ाना है ना उसको घटाना है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली आई हैव टू कीप। सो समझो मैंने अगर थोड़ा सा धीमी आंच में मैंने अगर फ्लेम को ऑन किया एंड उसको ही कंटिन्यू रखा मैंने, तो जैसे जैसे फ्लेम ऑन होते, मतलब उसका जब फ्लेम से जो हीट एनर्जी प्रोवाइड होती जाएगी हमारे स्टैंड में, एंड स्टैंड से जो बीकर में जाएगा,
तो धीरे धीरे बीकर गर्म होने लगेगा, एंड बीकर गर्म होने से क्या होता है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन वाला ट्रांसफर होगा। अभी कन्वेक्शन आपको याद रहेगा ऐसा लगता है, अगर नहीं है तो ऊपर मेरा आई बटन दिया है, वहां पे आप प्रीवियस वाले वीडियो में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है आप देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कन्वेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर होगा किसके बीच में, जो हमारा टेम्परेचर जिसका जो रीजन में टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा उस रीजन से लेके जिस रीजन में लो टेम्परेचर रहेगा उस जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में भी सेम हाई टेम्परेचर वाला जगह कौन सा है, बीकर का निचला वाला पार्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लेम से कांटेक्ट में रखता है। एंड लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट कौन सा, सरफेस वाला, ये वाला जगह। तो यहां से लेके यहां तक जाएगा हमारा हीट एनर्जी का ट्रांसफर, यानी कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर होगा। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर है दोस्तों, तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा हमारा। तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या, यानी फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स जब आइसबर्ग्स में थे तब दे वर रिजिड, यानी क्लोज टू ईच अदर, एक सम चिपक के बैठे थे साथ में। लेकिन जैसे ही मैं उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो धीरे धीरे वो अपना जगह छोड़ने लगते हैं, मतलब थोड़ा उनमें गैप आने लगता है। एंड ये गैप की वजह से क्या होता है, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, एंड ये वाइब्रेशन मोड की वजह से मॉलिक्यूल्स बिकम फ्री एट पर्टिकुलर टाइम। तो धीरे धीरे उनका जो फ्रीनेस होता है इसकी वजह से मैटर में चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस तक जाने की संभावना होती है। तो वैसे ही जैसे अभी 0 डिग्री सेल्सियस समझो पहुंच गया, तो आइसबर्ग इज इन सॉलिड स्टेट इटसेल्फ, क्योंकि माइनस में था, हमने एजम्पशन किया था, तो माइनस से 0 डिग्री सेल्सियस अभी कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी अभी भी नॉर्मली आइस में। थोड़ा और टाइम लगेगा कि हमें लिक्विड स्टेट में आने की, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है मैंने, कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मैं हीट एनर्जी। एंड थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो एज अ लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बनने का अगर बोल रहा हूं तो मिनिमम उसका अभी जो लिक्विड बनने का ताकत रहेगा, अभी ये चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जब मैं आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपरली समझेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको लिक्विड बनने के लिए, क्योंकि आइसबर्ग्स जो भी कोल्ड सब्सटेंसेस रहते हैं उन लोग को डायरेक्ट अगर हीट प्रोवाइड किए, दे वोंट जस्ट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड। उन लोग सबसे पहले 0 to 4 डिग्री सेल्सियस उनका जो टेम्परेचर रहता है उधर तक द मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे उनके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे और ज्यादा फ्री होने लगते हैं। एंड द लिक्विड स्टार्ट्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वहां पे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे हम लोग को बबल्स फॉर्मेशन दिखाई देंगे। एंड लास्ट में जैसे लिक्विड बन जाता है प्रॉपर, जब पूरा का पूरा तरीके से आइस खत्म हो जाता है एंड लिक्विड बनने लगता है, धीरे धीरे बन जाता है, तो इट स्टार्ट्स आफ्टर द बॉइलिंग स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स हैविंग टर्निंग इनटू अ गैसियस फॉर्म, यानी स्टीम जो है वो ऊपर आने लगता है धीरे धीरे। स्टीम की जो भाप आती है वो धीरे धीरे आने लगती है। एंड ये स्टीम, अभी जब स्टीम आने लगता है यानी गैस में जब टोटली कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग ने बहुत बार सुना हमारे बचपन से कि हम लोग को टीचर्स लोग, इवन मम्मी पापा बोलते हैं कि द वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये राइट है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी उबलना खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो कांस्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर उबलेगा नहीं वो, मतलब द लिक्विड इज टोटली टर्न्ड इनटू गैसियस स्टेट, मतलब वो पूरा का पूरा लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो टोटली गैस में बदल चुका है। एंड गैस को हम लोग और ज्यादा गैस बना नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक ही स्टेट में, तो वी कांट चेंज द स्टेट एनी मोर, इसीलिए उसको कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं। यानी वाटर विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या कि उस टेम्परेचर के ऊपर कोई और ज्यादा, मतलब 101 डिग्री अगर मैंने टेम्परेचर दिया उसको, हीट एनर्जी प्रोवाइड उस डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग का रहेगा, पानी उबलता रहेगा, तब भी कोई फर्क नहीं निकलेगा कि स्टीम ही निकल रहा है तब से, क्योंकि गैस ही बन रहा है, गैस से वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा है। हेंस वी कैन से दैट इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये पूरे के पूरे जो डायग्राम से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, ये हमें लगता है कि सबसे पहली बात हमें ये समझ में आना चाहिए, जो हमारा चीज है लेटेंट हीट की जो मैंने बात की, यहाँ पे सबसे पहली बात हमें मेल्टिंग पॉइंट की जाना जाती है, एंड सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा एक टेम्परेचर जिसमें सॉलिड से लिक्विड कोई सब्सटेंस जा रहा है, मतलब एक सब्सटेंस, अभी जो हमने आइसबर्ग देखा था वो सॉलिड में था,
जब हम लोगों ने उसको हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर मैंने जब राइज किया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था बट जब मैं लगातार हीट प्रोवाइड कर रहा था उसको एट अ कांस्टेंट बेसिस, तो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होने लगे एंड ड्यू टू सेपरेशन वो वाइब्रेट करने की वजह से दे बिकेम टू चेंज द फेस इनटू लिक्विड स्टेट। एंड सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था, लिक्विड से गैस के फेस में भी जाने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा एक टेम्परेचर जिसमें द सब्सटेंस which is in liquid state just converts into the gaseous form। तो जो मैंने बोला था ना कि एक डायग्राम दिखाऊंगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ, जैसे हम लोगों को पता है टेम्परेचर हमेशा डिपेंडेंट रहता है, इट इज अ रेट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, फ्लो ऑफ हीट ऑफ एनर्जी हम लोगों ने ये भी बताया था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, इट इज अ रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो -50 डिग्री सेल्सियस मैंने एक एजम्पशन लिया था, यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस में समझो आइस है, सो इट टेक्स टाइम टिल 0 डिग्री सेल्सियस वो सॉलिड में ही रहेगा, फिर 0 से लेके एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ये जो टेम्परेचर है ना हमारा 0 से लेके जो एक फ्रैक्शन ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस चलो मान के चलते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है मेरा, इस टाइम पीरियड में हमारा टेम्परेचर जो हीट एनर्जी जो आइसबर्ग्स को मिल रही है वहां पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए वो एक ही टेम्परेचर में रुका, क्योंकि आइसबर्ग पूरी तरीके से पानी नहीं बना है, तो इसीलिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज हीट एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी एनर्जी धीरे धीरे ही जा रही है, एट अ कांस्टेंट रेट ही बढ़ रही है। फिर जब वो पूरी तरीके से आखिरी आइसबर्ग जब मेल्ट हो जाता है पूरी तरीके से एंड वो लिक्विड बन जाता है, तो धीरे धीरे देखो हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है ऊपर, एंड आफ्टर 100 जब वो 100 पहुंच जाता है तब भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहती है, यानी पानी धीरे धीरे उबलने लगता है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग ने बहुत बार देखा स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोगों ने तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में देखा था कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर रिजिड यानी पैक्ड टुगेदर, लिक्विड में देखा था दे आर लेस पैक्ड टुगेदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसेस में दे आर फ्री अपार्ट। तो फ्री अपार्ट वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड से जब गैस में जाता है तो मॉलिक्यूल्स को पूरी तरीके से फ्री होना पड़ता है, मतलब जैसी तरीके से हम लोग का एयर फ्लो हो रहा है पूरे सराउंडिंग्स में उस तरीके से हम लोग को मॉलिक्यूल्स को फ्री करना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉईल होता है, मतलब क्या धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो है पानी के वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर आने लगते हैं, दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू स्टीम, एंड जब वो पूरी तरीके से पूरा पानी जब वो स्टीम बनने के लिए तैयार में रहेगा, मतलब पूरा गैसियस स्टेट में बदल चुका रहेगा, तो वापस टेम्परेचर गेट्स राइज, मतलब इस बार टेम्परेचर किसका राइज हो रहा है, पानी का नहीं दोस्तों, जो फेस चेंज हुआ इनटू स्टीम उसका, तो स्टीम का हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो जो स्टीम हम लोग अब समझो अभी जो पानी उबल रहा रहेगा, हम लोगों ने अगर उस पर हाथ रखा जरा सा एट अ पर्टिकुलर हाइट, अगर हम लोगों ने हाथ रखा बहुत देर से अगर उबल रहा है तो भी हमारा हाथ धीरे धीरे एट अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी एंड झटका बैठने जैसा कुछ लगेगा। सो इट इज नथिंग बट कि वो पूरा का पूरा पानी जो है वो इट हैज चेंज्ड इट्स फेस, इट हैज चेंज्ड इट्स मैटर इनटू गैसियस स्टेट। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैंने कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड की है किसी सब्सटेंस जो कोल्ड है, उसको उसका फेस चेंज करना है, तो हमें लेटेंट हीट देखने को मिलता है, दैट इज नथिंग बट the heat energy that is absorbed or released during a phase change of a substance. Phase change it is nothing but the change in the matter of a substance, यानी solid से liquid, liquid से gas, यानी gas मतलब steam, ये experiment के हिसाब से। एंड यहाँ पे हमने दो अलग अलग देखा था, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का देखा था, तो लेटेंट हीट के तरफ से अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो एक सब्सटेंस का, तो उसमें जो हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट जो ट्रांसफर हो रहा था एक जगह पे कांस्टेंट रुका था, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। वापस दोहराता हूँ, आपने एक जगह पे देखा था कि जो हमारा आइस है, in order to convert into liquid it has a constant temperature at a particular time from 0 degree celsius, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन था हमारा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस था थोड़ी देर के लिए। तो उस जो टाइम पीरियड है उसमें जो हीट एनर्जी फ्लो हो रही थी आइस के अंदर, आइस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि द हीट एनर्जी absorbed at a constant temperature by unit mass to convert from solid to liquid. Unit mass is nothing but the molecules of that particular
ऑब्जेक्ट। एंड सेम यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिली थी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी टेम्परेचर मैटर कर रहा था, लिक्विड से गैस में ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा था, तो उस टाइम पे जो एनर्जी फ्लो हो रही थी तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, लिक्विड से चेंज हो रहा था फेस फ्रॉम टू गैशियस। तो गैशियस मतलब ऑफकोर्स वेपर और स्टीम। तो heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass to convert from liquid to gas is known as heat of vaporization। इतना आपको समझा रहेगा ऐसे मुझे लगता है लेटेंट हीट के बारे में। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। इवन मैंने यहाँ पे आई बटन दिया है मेरे प्रीवियस वीडियोस का, प्लीज डू वॉच इट। अब लास्ट टॉपिक हमारा रेजिलेशन। ये सेम उसका ही एक तरीका का हम लोग का एक्सपेरिमेंट रहेगा। रेजिलेशन बेसिकली क्या है हमारा कि एट अ पर्टिकुलर, अब यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर ही है, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्लैब है, आइस स्लैब है, एंड उस पे मैंने एक वायर रखा है, एंड ये वायर का दोनों एंड्स पे मैंने कुछ वेट्स, कुछ 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम, कितना भी कांस्टेंट वेट्स दोनों जगह पे मैंने डाल दिए। जब प्रेशर बढ़ने लगता है, ये वायर के वजह से जब प्रेशर बढ़ने लगता है आइस स्लैब में, धीरे धीरे आइस गेट्स मेल्टिंग प्रेशर के कारण। मैंने आपको टेम्परेचर जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि टेम्परेचर के कारण कभी कभी वॉल्यूम में भी चेंज हो सकती है करके, तो उसका यही बेसिक एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो वायर जो है हमारा, जैसे उसके अंदर का जो हम लोगों ने वेट्स बोला, वो धीरे धीरे जैसे उसका प्रेशर जब बढ़ने लगता है आइस स्लैब पे, तो वायर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है आइस के। इट जस्ट पियर्स द आइस। पियर्स का मतलब क्या, आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है एंड वायर अंदर जा रहा है आइस के। जैसे ही वायर का ऊपरी भाग यानी अपर सरफेस जो रहता है मेरा, अभी ये जो आप यहाँ पे अभी आपको दिख रहा रहेगा ऐसा मुझे लगता है, ये जो अपर सरफेस जैसे ही आइस के अंदर पहुंच जाता है, आइस का जो अंदर का जो फिलामेंट है उसके अंदर पहुंच जाता है, तो अगेन क्या होता है, आइस का जो मॉलिक्यूल्स है दे जस्ट गेट फॉर्म्ड अगेन इनटू अ सॉलिड पार्ट। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, भले ही हमारा वेट्स है, यहाँ पे प्रेशर हम लोगों ने डाला था एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जब प्रेशर जब तक आइस स्लैब में था तब तक ही वो वायर अंदर घुस पाया, लेकिन जब वायर बहुत नीचे चला गया, आइस के बीचों बीच आ गया, मतलब वो अंदर जो सरफेस में बीचों बीच आ गया, सेंटर पॉइंट में जब आ गया वो, एंड वायर के ऊपर भी आइस के मॉलिक्यूल्स दिखने लगे, तो धीरे धीरे आइस के मॉलिक्यूल्स दे जस्ट केम टुगेदर एंड अगेन फॉर्म्ड द आइस। यही चीज हम लोगों ने देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करना चाहूँ, रेफ्रिजरेटर में अगर आपने कोई आइस रखा है, उसको थोड़ी देर अगर बाहर रख दिया आपने तो वो लिक्विड बन जाती है, लेकिन वही थोड़े जो लिक्विड बना है वापस अगर उसको आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में फटाफट वो बदल जाता है आइस में भी। ये क्यों होता है, क्योंकि रेजुलेशन होता है। तो रेजुलेशन बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इट इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। रेजुलेशन इज डिफाइंड एज अ phenomenon in which the ice melts to water below 0 degree Celsius on the application of pressure and refreezes back to ice on the removal of pressure। यही चीज मैं बता रहा था, जब तक मेरा ये दो वेट्स, जो मेरा वेट्स है, ये इस आइस स्लैब में एक्ट करता रहेगा तब तक ये वायर अंदर जाएगा। जैसे ही मैंने ये वेट्स को निकाल दिया बाहर एंड नॉर्मली वायर रख दिया, तो वापस आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसको बोलते हैं रेजुलेशन। तो अब तक हम लोगों ने देखा क्या है हीट, उसका टेम्परेचर क्या होता है, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे करते हैं, लेटेंट हीट हम लोगों ने देख लिया, उसके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा, रेजुलेशन भी देख लिया। तो अभी हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग अगले सेशन में लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, तो वहां पे हम लोग और बहुत सारा चीजें देखेंगे। So stay tuned to my videos and do subscribe if you have not, and do press the bell button. Thank you.